अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके लेक्चर में क़वाइद व इंशा में जो मज़मून है वो बरसात का मौसम है। ग्रामर के सफ़ात जो आज हम पढ़ेंगे वो 23 और 24 हैं। लेक्चर नंबर 8 देख लें। मज़मून है बरसात का मौसम और ग्रामर क़वाइद व इंशा का सफ़ा नंबर 23-24। बरसात का मौसम। पाकिस्तान में मौसमों की तादाद, ये जो हमने सबसे पहले ये बात नोट कर लें कि ये जो हमने आपको मज़मून सामने स्क्रीन पे शेयर किया गया है ये सिर्फ़ उसकी आउटलाइन है जिसको हम नमूने का मज़मून कहते हैं। इसमें बेटा आप लोगों ने जो है वो सारा मटीरियल आपने उसने ख़ुद तहरीर करना है, जुमला साजी आपने ख़ुद करनी है, हवाला जात इसमें ख़ुद करने हैं आपने। थोड़ा सा मैं आपको इसके हवाले से बता देती हूँ कि पाकिस्तान में मौसमों की तादाद, पाकिस्तान में देख लें कि जून के महीने और गर्मियाँ और आती हैं, फिर उसमें से एक मौसम जो होता है वो बरसात होता है। बरसात जो है वो एक बड़ा खूबसूरत और हसीन व जमील मौसम होता है। इसके नज़ारे दिलकश और दिलफरेब होते हैं। हमारे यहाँ बरसात का मौसम उमूमन जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में शुरू हो जाता है और 2 माह तक रहता है। खसूसियात में आप इसकी लगा सकते हैं कि बादल, बिजली, गरज, चमक और हर जगह कुदरत का असूल है कि हर चीज़ एतदाल में इंसान के लिए फ़ायदेमंद होती है। लेकिन चूँकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो हर जगह देहातों में खेतों के अंदर पानी जमा हो जाता है। अगर ज़्यादा देर ये खुश्क ना हो तो फसलें ख़राब हो जाती हैं। खुश्क नदी नालों में पानी नहीं समाता और दरिया और नदी नाले और इर्द गिर्द में सैलाब का बाइस बनते हैं। कुछ इलाकों में आपको पता है कि जब ज़्यादा पानी भर जाता है तो घरों के अंदर भी आ जाता है। मवेशी और फसलों का नुकसान होता है। गंदगी, सीलन, बदबू, मच्छर, बीमारियाँ, कीड़े मकोड़ों की पैदाइश, ये सारी जो इस मौसम की खसूसियात हैं। बहुत सारी बीमारियाँ भी जैसे कि तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है कि इस मौसम की हमारे यहाँ पाई जाती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में इस मौसम की भी बड़ी अहमियत है क्योंकि आपको पता है कि अगरचे बरसात की वजह से मौसम गर्मी का ज़ोर टूट जाता है लेकिन फिर भी इसमें हब्स और गर्मी रहती है। लेकिन यही बारिशें जो हैं ये मौसम सरमा की बुनियाद बनती हैं। इन बारिशों से किसानों के उजड़े दिल आबाद होते हैं क्योंकि अगर बारिशें नहीं होंगी तो आपको पता है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और इसके लिए बारिशों की बहुत अहमियत है। चलिए जी अपनी ग्रामर खोल लीजिए। ग्रामर का जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आज आपका सफ़ा नंबर जो है वो 23 और 24 हैं। पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी जो था वो पढ़ लिया था। अब ये मुरक्कब इज़ाफ़ी की जो किस्में हैं अज़ाफ़त की सूरत में अज़ाफ़त की किस्में, इनमें से देख लें ये आपकी 9 हैं इक़साम उसकी। अज़ाफ़त तमलीकी, अज़ाफ़त तख़सीसी, अज़ाफ़त तौज़ीही, अज़ाफ़त ज़रफ़ी, अज़ाफ़त बयानी, अज़ाफ़त तशबीही, अज़ाफ़त इस्तारी, अज़ाफ़त इब्नी, अज़ाफ़त ब अदनाए ताल्लुक़। एक बस थोड़ी थोड़ी सी मैं आपको इसकी जिसे कहते हैं तारीफ़ और एक दो मिसालें आप देखते जाएं ताकि बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी ना लगे और आपको मारूज़ी तैयार करने में भी आसानी हो। इज़ाफ़त तमलीकी, ऐसे 2 लफ्ज़ों में इज़ाफ़त करना है जिसमें मज़ाफ़ अलैह यानी मालिक और ममलूक दोनों हों, जैसे नदीम का घर, फ़ौज़िया की किताब। इज़ाफ़त तख़सीसी कि जिसमें मज़ाफ़ अलैह जो है वो ख़ास हो जाए, मसलन आम का दरख्त, मदरसे का सैन, इसका मतलब है कि कोई चीज़ जो है वो मखसूस कर दी जाए। इज़ाफ़त तौज़ीही ऐसे लफ्ज़ों का मजमूआ होता है जिसमें मज़ाफ़ की वजाहत हो जाए, जैसे जुमे का दिन, रमज़ान का महीना। इज़ाफ़त ज़रफ़ी देखेंगे आप जिसमें मज़ाफ़ अलैह और मज़ाफ़ में से एक ज़र्फ़ और दूसरा मज़रूफ़ हो, जैसे पानी का कुआँ, दूध का गिलास। इज़ाफ़त बयानी जिसमें मज़ाफ़ अपने मज़ाफ़ अलैह से बना हो, जैसे चमड़े का जूता, मिट्टी का बर्तन, सोने की अंगूठी। इज़ाफ़त तशबीही मज़ाफ़ अलैह और मज़ाफ़ में तशबीह का ताल्लुक़ हो, जैसे गुस्से की आग, नज़र का तेज़, जुल्फ़ का सांप। इज़ाफ़त इस्तारी जिसमें मज़ाफ़ को मज़ाफ़ अलैह का हिस्सा समझ लिया जाए लेकिन हकीकत में वो इसका जुज़्व नहीं होता, जैसे अकल के नाखून, होश के कदम। इज़ाफ़त इब्नी मज़ाफ़ अलैह और मज़ाफ़ में माँ बाप या बेटे का ताल्लुक़ हो, जैसे इब्राहीम, आज़र, ईसा, मरियम। इज़ाफ़त ब अदनाए ताल्लुक़ जिसमें मज़ाफ़ अलैह और मज़ाफ़ में मामूली ताल्लुक़ हो, जैसे हमारा मदरसा, तुम्हारा मुल्क, मेरा मोहल्ला। अब दूसरी उसकी जो किस्म है वो मुरक्कब तौसीफ़ी है। वो मुरक्कब जिसमें इस्म के साथ साथ इसकी सिफ़त भी शामिल हो,
اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ جیسے اس کی مثالوں میں دیکھ لیں، مثلاً شریف آدمی، ٹھنڈا پانی۔ پھر اس کے بعد تیسرے پہ آ جائیں مرکب عطفی، وہ مرکب جو دو اسموں کو ملانے کا کام کرتا ہے۔ دو اسموں کو ملانے کے لیے اردو میں اور فارسی میں واو استعمال ہوتا ہے، انہیں حروف عطف کہتے ہیں۔ نمبر 4 دیکھیے مرکب عددی، وہ مرکب ہے جو کسی اسم کی تعداد یا گنتی کو ظاہر کرے، جیسے 11 کتابیں، 20 آم، 40 جوتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد مرکب اشاری ہے، یہ وہ مرکب ہوتا ہے جس میں کسی اسم کے لیے دور یا نزدیک کا اشارہ کیا جائے، جیسے یہ مسجد، یہ مدرسہ، وہ مدرسہ۔ اور نمبر 6 دیکھیے مرکب جاری، یہ وہ مرکب ہے جس میں بات نامکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ابھی جاری ہو، جیسے گھر میں، لاہور سے پشاور تک، چھت پر۔ یہ تمام جو ہیں یہ مرکب جاری ہیں۔ اس کے بعد نمبر 7 دیکھ لیں تابع موضوع، ایسے دو لفظوں کا مجموعہ جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بامعنی لفظ بلا ضرورت استعمال کیا جائے، جیسے دیکھ بھال، چال ڈھال، دانا پانی، روکھی سوکھی۔ نمبر 8 دیکھیے تابع محمل، ایسے دو لفظوں کا مجموعہ جس میں بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بے معنی لفظ بلا ضرورت استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً روٹی ووٹی، جھوٹ موٹ، غلط ملت۔ اس مجموعے کو بے معنی لفظ تابع بھی کہلاتا ہے اور بامعنی لفظ کو متبوع بھی کہتے ہیں، لہٰذا اس مجموعے کو مرکب تابعی بھی کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے بعد آ جاتے ہیں، اس کا دوسرا جز جو ہے وہ مرکب تام ہے، دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کا ایسا مجموعہ جس میں کہنے والے کا مقصد پورا ہو جائے اور سننے والے کو بات بھی سمجھ آ جائے، جیسے سعید آیا، اسلم نیک ہے۔ اسناد، کسی چیز کو دوسرے کے لیے ثابت کرنا، جیسے سعید آیا میں آیا کو سعید کے لیے ثابت کیا گیا ہے، جس سے ثابت کیا جائے اسے مسند، اور جس کے لیے ثابت کیا جائے وہ مسند علیہ کہلاتا ہے۔ مثلاً اسلم نیک ہے، اس جملے میں نیک جو ہے وہ مسند ہے اور اسلم جو ہے وہ مسند علیہ ہے۔ مرکب تام دیکھ لیتے ہیں۔ مرکب تام پڑھ چکے ہیں ہم پچھلی سلائیڈ میں۔ دیکھتے ہیں مرکب تام کے دو حصے ہیں، جیسا کہ وضاحت کی جا چکی ہے، مسند اور مسند علیہ۔ آگے مرکب تام کی قسمیں دیکھیں۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں جن میں جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں فعل امر، فعل نہیں، سوال، ندا یا تمنا پائی جائے، جیسے تو سبق پڑھ، اسلم شرارت نہ کر، کیا سعید نے کتاب پڑھی، اے اللہ رحم کر، کاش میں محنت کرتا۔ یہ تمام جملے جو ہیں وہ انشائیہ جملے ہیں۔ جملہ خبریہ میں دیکھیں گے وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی جائے، اس جملے کے بولنے والے کو جھوٹا یا سچا کہہ سکیں۔ جملہ خبریہ کی آگے سے پھر دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں، جبکہ مثلاً سعید نیک ہے، اس جملے میں نیک اس میں صفت مسند اور سعید اس میں مسند علیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کے اجزاء میں آپ دیکھ لیں گے 4 اجزاء ہیں اس کے، اسم یا مبتدا، نمبر 2 متعلق خبر، نمبر 3 خبر اور نمبر 4 فعل ناقص۔ اس کے بعد آپ جملیہ فعلیہ خبریہ کو دیکھیں گے، وہ جملہ جس میں مسند فعل ہو اور مسند علیہ اسم ہو، جیسے اسلم نے قلم سے خط لکھا۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء دیکھیے آپ، اس کے بھی 4 اجزاء ہیں، فعل، فاعل، مفعول اور متعلق فعل۔ جیسے اسلم نے قلم سے خط لکھا۔ اس کے بعد ترکیب نحوی کی تعریف میں دیکھ لیں، جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنا ترکیب نحوی کہلاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کے گرامر کا کام ہوا تمام۔ مضمون آپ نے تحریر کرنا ہے اور گرامر کا یہ سارا کام آپ نے یاد کرنا ہے اور ان کا معروضی تیار کرنا ہے۔